इस वीडियो में तुम्हें मास और वेट के बारे में डिस्कशन करना है। हमें डिस्कशन करना है बेसिकली। तो शुरुआत मास से की जाए। देखो अब होता क्या है, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बॉडी फिक्स की, एक रेफरेंस बॉडी हम लोगों ने फिक्स की। रेफरेंस बॉडी का उदाहरण समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास ऐसे 10 पार्टिकल्स हैं ऑफ पार्टिकल एक्स, है ना, 10 पार्टिकल्स ऑफ टाइप एक्स, है ना, ऐसा। तो मान लेते हैं इसके मास को मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट। मास जो वर्ड है वो बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। है ना, इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, हाउ मच मैटर, ऐसा। मसाला बेसिकली कितना है ना। अब जैसे एक बंदे की अगर तुम बोलोगे हाइट कितनी है, तो यार उसको कुछ सर्टन टर्म्स में बताने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस हाइट होनी चाहिए ना। जैसा अगर तुमको पता ही नहीं कि 1 मीटर किसको कहते हैं, 1 फीट किसको कहते हैं, तो मैं किसी बंदे की हाइट ये कैसे बता पाऊँगा? 5 फीट, 6 फीट, है ना, या 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा मैं बोल कैसे पाऊँगा? 1 मीटर, या फिर ऐसा मैं बोल कैसे पाऊँगा? ठीक है, तो एक रेफरेंस की हमें आवश्यकता ज़रूर होगी। मास अगर कोई तुमसे पूछे तो उस चीज़ का लिटरल मीनिंग क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा, लेकिन उसे तुम मेजर कैसे करोगे? इन ऑर्डर टू मेजर दिस क्वांटिटी ऑफ मैटर वी नीड टू डिसाइड ऑन अ रेफरेंस बॉडी। तो जैसे लेट से मैंने रेफरेंस बॉडी इसको चूज़ कर लिया, ये मेरे पास रेफरेंस बॉडी है। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 10 पार्टिकल है मान लेते हैं, टाइप एक्स के, है ना। भाई जाहिर सी बात है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स तो होंगे ही जिससे ये सिस्टम बना है, जिससे ये बॉडी बनी है। ठीक। अच्छा, मान लेते हैं अब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट में 100 पार्टिकल्स हैं ऑफ द सेम टाइप। तो क्या मैं अब ऐसा कह सकता हूँ कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा? 10 यूनिट्स। 1 यूनिट हम लोगों ने किसको फिक्स किया है? 10 पार्टिकल्स अगर अपने पास एक्स टाइप के होते हैं तो उसका मास अपन ने 1 यूनिट फिक्स किया है। तो इसी प्रकार अगर मेरे पास कोई 100 पार्टिकल्स वाली कोई बॉडी अगर आती है ना, जो फंडामेंटल जिसका पार्टिकल्स टाइप एक्स वाले हैं, तो उसका मास मैं क्या कहूँगा? 10 यूनिट्स। तो बेसिक फंडा यही है। तो हम लोगों ने 1 केजी को डिफ़ाइन किया हुआ है। एक स्टैंडर्ड बॉडी, एक रेफरेंस बॉडी पकड़ी। वो रेफरेंस बॉडी किसकी है वो जानने की तुम्हें नीड नहीं है, वैसे तो गूगल आउट करोगे तो पता चल जाएगा, बट वो फालतू में अननेसेसरी का ज्ञान मैं नहीं देना चाहता, जिसकी तुम्हें आगे कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। एक रेफरेंस बॉडी हम लोगों ने डिसाइड करी, उसको कहा कि 1 केजी है। उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी सारी बॉडीज़ का मास हम लोगों ने निकाला। किस तरह से निकाल सकते हैं भाई? जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कोई दूसरी बॉडी, मान लेते हैं 2 टाइम्स, है ना, हैवी है। ठीक, लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू 1 केजी मास बॉडी, अपन ने एक बॉडी ली, उसको अपन ने फिक्स किया कि इसका मास 1 केजी है। देन मान लेते हैं एक दूसरी बॉडी है जो 2 गुना मान लेते हैं हैवियर है कंपेयर टू द 1 केजी मास बॉडी। तो जाहिर सी बात है, जो 2 टाइम्स बॉडी हैवियर है उसका मास कितना हो गया फिर? 2 केजी। तो अलग अलग बॉडीज़ का जो मास है वो तुम रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड फिक्स्ड, है ना, द स्टैंडर्ड, द रेफरेंस बॉडी 1 केजी बॉडी, उसके रेस्पेक्ट में तुम कैसा मेजर कर सकते हो बाकी सारी बॉडीज़ का मास। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। स्टैंडर्ड mass is standard mass of 1 kg is assigned to a reference body. All other bodies mass is determined using the reference of this standard body. जैसे कि consider a body 2 times
heavier with respect to standard body. तो अगर उसका स्टैंडर्ड बॉडी से अगर मान लेते हैं वो दुगना ज़्यादा भारी है, तो ज़ाहिर सी बात है जो अपने पास बॉडी जिसका मास हम लोग को निकालना है उसका मास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका मास कितना है अपने पास 1 kg। तो जो बॉडी है वो 2 टाइम्स हैवियर है, तो इसका मास कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 2 kg, ऐसा कुछ। तो मास से रिलेटेड कुछ बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, वो मैं तुम्हें एक एक करके नोट करवा कर लिखवाते जाता हूँ। सबसे पहली बात, सिंस द क्वांटिटी ऑफ मैटर is constant for any body, hence its mass also remains constant. पहली बात तो ये हो गई, मास ऑफ अ बॉडी चेंज नहीं होती रहेगी। जैसे अगर मैं लेट से एक पत्थर है मेरे पास, उसका मास अगर 2 किलो है ऑन अर्थ, तो अगर मैं उसे लेट से मून में लेकर जाता हूँ तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही रहे ना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही रहे जितने पहले थे उस पत्थर के पास, बाद में भी उसके पास उतने ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स रहे। तो क्योंकि भाई द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर मैं कहूँ द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम, है ना। इफ़ यू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो उसमें मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, ठीक है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेसेस, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, ध्यान रखना। दूसरा, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ हमने ये सीखा, मास इज कांस्टेंट irrespective of place, है ना, पोजीशन। अच्छा, दूसरा, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि एटलीस्ट एक पार्टिकल तो रहेगा ही उस बॉडी में। अच्छा, ऐसा यूनिट जो है मास की, दैट इज़ केजी। अच्छा, तो मास से रिलेटेड सारी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहली बात तो रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब इट रिमेन्स सेम एनीवेयर। ठीक, मास को तुम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हो जाती है तुम्हारी मास को लेकर। इसके बाद आते हैं हम लोग वेट पर। तो वेट एक फोर्स है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो। पहली बात तो ये फोर्स है, कौन एग्जर्ट करता है, बाय अर्थ। वैल्यू कितनी होती है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
at a particular pace. अब इसमें ये जो मसाला है अपने पास मास का, मास तो चेंज होगा नहीं, मास रिमेन्स द सेम। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो एक ग्रेविटी है जी, जी इज वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बेसिकली जो वेट होगा, अगर मैं उसे W से डिनोट कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। क्यों ऐसा? क्योंकि G इज़ वेरिएबल। W इज एसेंशियली मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ये तो कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है, इसीलिए W भी तुम्हारा वेरिएबल होगा। RHS इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। ये चीज़ कैसी हो जाएगी तुम्हारे पास? पूरा वेरिएबल। देयरफॉर LHS इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक, तो तुम ऐसा कह सकते हो वेट ऑफ द बॉडी also varies from place to place. As it is the product of mass and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is variable, thus making weight of variable too. अच्छा, मान लेते हैं स्पेस में कहीं पर, किसी स्पेस में, किसी एक रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जहाँ पर कोई दूसरी बॉडी नहीं होगी अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पर उस स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाहिर सी बात है ज़ीरो हो सकती है, बेशक हो सकती है। हाँ, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट होने वाला एक्सेलरेशन है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट या फिर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट होगी, ऐसे प्लेसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। ऐसे प्लेसेस में वेट ऑफ द बॉडी विल बी ज़ीरो, है ना। Regions where gravitational force is zero will have G equals to zero. Therefore, in such places W बराबर मास टाइम्स ग्रेविटी विल बी इक्वल टू मास टाइम्स ज़ीरो। कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल दैट वेट ऑफ द बॉडी कैन बी ज़ीरो unlike mass.
ठीक, मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेट ऑफ द बॉडी कैन बी ज़ीरो। अच्छा, अब वेट क्योंकि फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखोगे। अच्छा, पहले एसआई यूनिट वगैरह के बारे में बातचीत कर ली जाए। तो स्केलर वेक्टर के बारे में बाद में बातचीत करते हैं। एसआई यूनिट ठीक, एज इट इज़ अ ठीक, एज इट इज़ अ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या रहती है? न्यूटन। तो वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो उसकी भी एसआई यूनिट क्या रहेगी तुम्हारे पास? न्यूटन, नोटेड बाय कैपिटल एन। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस हो गया तुम्हारा मास को मेजर करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस हो गया तुम्हारा वेट को मेजर करने के लिए। किस प्रकार से वो मेजर करता है वो थोड़ा देख लो। एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है, बस उसको कैसा, ये देखो, जैसे ये एक स्प्रिंग है मान लेते हैं ऐसा, उसके एक एंड पर ऐसा अपन मान लेते हैं कुछ अपन ने रख दिया ऐसा, तो होगा क्या, इसका मान लेते हैं अपन ने स्मॉल एम का मास रख दिया है, होगा क्या, अब जो इसका वेट है उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। इस मासिव ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, मास टाइम्स ग्रेविटी है ना, दिस पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउन, दिस फोर्स pulls the object downwards, है ना, towards the center of the earth। अच्छा, तो ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, कैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो यहाँ पर देखो वो W फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो जो मास है स्मॉल m वो W फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है ये तुम्हारे जो रूफ है उसको फिर खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा ना सेम W फोर्स से, है ना, सेम W फोर्स से स्प्रिंग खींचेगा फ्लोर को, फ्लोर बोलता हूँ रूफ को। ठीक, अच्छा, यहाँ देखो ये जो फोर्स है कौन किस पर लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m ऑन स्प्रिंग। अच्छा, ये वाली फोर्स कौन किस पर लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन रूफ। ठीक, अच्छा, तो अगर स्प्रिंग रूफ पर फोर्स लगाएगी तो रूफ भी स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगी। ये देखो, ये हो गया W, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय रूफ ऑन स्प्रिंग। अपन ने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है ना, ये वाली जो फोर्स है ये स्प्रिंग लगा रही रूफ पर, ये रूफ लगा रही स्प्रिंग पर, ऐसा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये एक तरह से तुमको इसको ऐसा लिखना चाहिए, ये जो चीज़ है फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मास m। ठीक है, एक तरह से अर्थ खींच रही है ना इसको अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मास m कुछ अपनी तरफ से खुद कुछ फोर्स लगा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से अर्थ एक्चुअल में इस सिस्टम पर फोर्स क्रिएट कर रही है, इस सिस्टम पर फोर्स लगा रही है। कहाँ पर, वो मास m जो है ना रखा हुआ, स्प्रिंग तो मासलेस है। ठीक, स्प्रिंग का कोई मास वगैरह नहीं है, तो इसको कायदे से तुम्हें लिखना चाहिए फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ
नहीं वो ठीक ही लिखा हुआ था, इसको देखो ऐसा रखो कि भाई जो फोर्स एक्चुअल में अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पर मास एम के, वही फोर्स सेम फोर्स से वो जो स्प्रिंग है वो भी खींच रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक, तुम उसको ऐसा समझो ना कि एक मास एम मैंने उसमें जोड़ दिया है। ये जो चीज़ है ये मासलेस है, यहाँ देखो ये मासलेस है तुम्हारा, ये जो एक केस जैसा रखा हुआ है यहाँ पर, ये दिस इज़ मासलेस, ये स्प्रिंग इज़ मासलेस। तो कायदे से मुझे एक्चुअल में ऐसा दिखाना चाहिए था, स्प्रिंग के साथ वो मास लगा हुआ कुछ इस प्रकार से है, ऐसा समझ रहे हो, एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन है। तो मास पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगी W, मास पर ये फोर्स लगेगी ना W, ठीक, तो मास पर वो फोर्स लग रही है, इसका मतलब वो स्प्रिंग उससे जुड़ा हुआ है ना, तो जो मास है वो एक्चुअल में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, स्प्रिंग पर, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक। अगर तुम मान लेते हैं इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सर्ट कर रहे हो, मतलब अर्थ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सर्ट कर रही है, तो स्प्रिंग के इस कोने पर भी वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा एक्सर्ट होगी, वो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, वो कैंसिल वैंसल वाली फोर्स नहीं होगी वो, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। जैसे अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है W की, ठीक, तो स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा जो है वो खींचेगा, ठीक है। अच्छा, कैंसिल नहीं होगी से मेरा मतलब क्या है, ऐसा मत समझ लेना कि स्प्रिंग का, जैसे कोई एक इंसान ये बोल सकता है ना कि सर अगर जो ये मास है ये अगर स्प्रिंग को खींच रहा है नीचे की तरफ, यहाँ देखो जैसे जो मास है ना, वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो भी उस मास को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये एक्शन रिएक्शन वाली पेयर नहीं है। ये जो W मैंने बनाया है, दिस फोर्स इज़ नॉट एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उस मास पर, ठीक। किसने लगाई है, बेसिकली अर्थ ने लगाई है ना, ये अर्थ ने लगाई है, ठीक। अच्छा, ठीक है, इस चीज़ को लिखवा देता हूँ मैं, दिस external force acts on one end of the spring है, does not cancel out as it is not a force from action reaction pair, ठीक, it is an external force। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो स्प्रिंग की जो स्टेट है वो कैसी रहेगी, एक्सटेंडेड। यहाँ देखो स्प्रिंग के एक कोने पर ये फोर्स लग रही है W ऊपर की तरफ, स्प्रिंग पे दूसरे कोने पर एक और फोर्स लग रही है W नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सटेंशन को मेजर करके हम लोग किसी भी बॉडी का वेट बता सकते हैं, ठीक। ये जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको मेजर करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है।
by knowing the extension, produced in the spring, weight of the body can be calculated. ठीक, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस। ध्यान रखो। अच्छा, वेट का डायरेक्शन रहता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन रहता है, इसलिए वेट का भी डायरेक्शन रहता है। वेट ऑफ द बॉडी इज अ काइंड ऑफ फोर्स, hence it has direction. कहाँ पर डायरेक्टेड रहेगा? इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। Why? Because acceleration due to gravity is always directed towards the center of the earth. ठीक है, ये ध्यान में रखना, वेट जो है वो प्रोडक्ट है मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो ये बेसिकली डायरेक्शनलेस चीज़ है, इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसका डायरेक्शन है। तो जी के डायरेक्शन होने की वजह से डब्लू का भी डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा यूनिट के बारे में बातचीत कर ली है हम लोगों ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो वेट को मेजर करेगा उसके बारे में बातचीत कर ली है अपन ने। वेट ज़ीरो भी हो सकता है, इस बारे में भी बातचीत कर ली है ना। और ये ध्यान में रखो, जी क्योंकि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इसीलिए वेट भी वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस बात का ध्यान रखना। जी वेरी करता है, इसीलिए डब्लू भी वेरी करता है। तो यहाँ देखो, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जी जैसे जैसे हम सरफेस से अवे जाते हैं जी डिक्रीज करता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
देयरफॉर वेट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम सरफेस। ठीक है, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं अर्थ के, वैसे वैसे भी जी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ and becomes zero at the center। है कि नहीं? Therefore हम ऐसा बोल सकते हैं कि weight hence decreases as we move towards the center of the earth and becomes zero at the center। है ना, इस बात को तुम ध्यान में रखना। इट बिकम्स ज़ीरो एट द सेंटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अभी तक की गई बातचीत से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस। just like gravity। ठीक, अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? वेट मेजर करता है, मास मेजर नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज ट्रू। ठीक, इस बात को भी लिखवा देता हूँ मैं। as spring balance measures weight, hence its reading may vary from place to place। अच्छा, ठीक है। तो मास और वेट के बारे में ठीक ठाक बातचीत हम लोगों ने कर ली है। इसमें अंत में एक बार मैं समराइज़ करके सारी बातचीतों को पॉइंट्स में ज़रूर बोलना चाहूँगा। इसमें कैसा है, ये तुम्हें डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ज़रूर आता है एक्चुअल में क्लास में लिखने के लिए। ठीक है, ये आएगा ज़रूर बेसिकली तुमको लिखने के लिए। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन दोगे दोनों की, देन एसआई यूनिट दो, देन उसके बाद ये बताओ कि मास कैसा कांस्टेंट रहता है और कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये अच्छे से लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है।
मास में सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, डेफिनेशन। तो मास के केस में हो जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट के केस में हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, दूसरा एसआई यूनिट्स, इधर हो गया केजी, इधर हो गया न्यूटन। तीसरा नेचर, ये हो गया कांस्टेंट, ये क्योंकि स्केलर है। नंबर है, वेट हो गया वेक्टर, वेरिएबल। इसका ये मतलब नहीं है कि एक तो पहले बस स्केलर और वेक्टर लिखो, कांस्टेंट और वेरिएबल अपन बाद में लिखते हैं। ये है स्केलर, ये है वेक्टर, है ना, डायरेक्शनलेस। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्टेड रहेगी। ना, हमेशा। अच्छा, इसमें इसके अलावा ये तुम्हारा कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। दिस मे वेरी, है ना, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसके अलावा वैल्यू कैन नेवर बी ज़ीरो। वेट मे बी ज़ीरो। तो ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, है ना, खास करके ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये तो हर वक्त हमेशा रटे हुए होने चाहिए। लेकिन जैसे 2 नंबर का अगर सवाल आता है तो उसमें तुमसे 4 पॉइंट्स की उम्मीद की जाएगी कि तुम लिख कर आओ, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया इसे। नोट्स तो काफ़ी ज़रूरी रहते ही हैं, है ना। अच्छा, तो मास और वेट के बारे में फॉर्मल डिस्कशन कर लेने के बाद, मास क्या है बेसिकली, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो मास और वेट के बारे में फॉर्मल डिस्कशन कर लेने के बाद, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम वेट निकालो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मून का अर्थ के मास के साथ रिलेशनशिप क्या है, और मून के रेडियस का अर्थ के रेडियस के साथ रिलेशनशिप क्या है ना। ये दोनों बातें अगर मुझे गिवन है, देन उसके बाद मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस रिलेशन को पहले डिराइव कर लेते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन weight of an object on the surface of moon with respect to earth। तो हमें ये बात दी गई है, जो मून का मास है वो 100th है, 100th है ऑफ द मास ऑफ अर्थ, या फिर मैं ऐसा कहूँ, पहला फैक्ट जो हमें गिवन है वो ये, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M इज 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। अच्छा, तो मास ऑफ, है ना, अर्थ अपन ये ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, और मास ऑफ मून अपन ये ले लेते हैं mm। ठीक है,
और दूसरी बात जो हमें गिवन है वो ये, रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। ठीक। अच्छा, इन दोनों गिवन रिलेशनशिप्स के साथ हमें डिराइव करना है वेट का एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून। तुम ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो 1/6 आ जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे। तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, m, है ना। लेट्स से द ऑब्जेक्ट हैज़ मास स्मॉल m, है ना, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो m टाइम्स g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gm/r²। हमें ये बात पता है ना, gm/r² होता है। ठीक, ये बात तो हमें पता है। अच्छा, अभी देखो वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, है ना, वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा, वो मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है ना। ठीक, ऑन अर्थ। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये बात पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज gm/r², है ना। ये बात हम भली बात ही जानते हैं। नाउ WE/WM अगर मैं करता हूँ, WM/WE अगर मैं करता हूँ, कितना आ जाएगा देखो, m मल्टीप्लाइड बाय gm/r² डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय gm/r²। ये चीज़ आ जाएगी। इसमें देखो m कैपिटल G ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब क्या आ रहा है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का रेशियो का स्क्वायर। तो ये चीज़ कितनी आएगी देखो बड़े ध्यान से, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, ये कितना है 1/100 मल्टीप्लाइड बाय जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 4 टाइम्स है द रेडियस ऑफ मून, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाती है 16/100, दैट इज़ रफली इक्वल टू 16/96, दैट इज़ इक्वल टू 1/6। ठीक, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून is 1/6 of weight of the same object on the surface of earth। ठीक, अच्छा, तो ये कई बार ये रिज़ल्ट डिराइव करने के लिए आ जाता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं मास और वेट पर। ये बात ध्यान में रखना कि मास कभी भी प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी नहीं करेगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो चीज़ वेरी करेगी फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट या फिर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो वेट होती है। वेट को किस प्रकार से निकालना है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अच्छा, तो एक एक करके सवालों को हल करते हैं।
पहला न्यूमेरिकल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तुमको दिया हुआ है इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। ठीक, इससे झंडू सवाल तो हो नहीं सकता, है ना। अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दी हुई है तो 9.8 ही उठाना। तो उसमें सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखोगे, मास है ना, स्मॉल m कितना दिया हुआ है 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, देयरफॉर वेट हमें पता है कितना होता है mg, दैट इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा 45 49 है ना। देयरफॉर ऐसा लिखना फाइनल आंसर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना इज 49 न्यूटन्स। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं धरा इसमें, बहुत ही पप्पू टाइप का सवाल है। इसी का उलट अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, लेट्स से तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 49 न्यूटन, तो फिर क्या करते। अपने को ये पता है वेट कितना दे रखा है 49 न्यूटन्स, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर हमें ये पता है, ऐसा लिखना उसको, वी नो दैट W equals to mass times gravity, m is mass of the object, लेट, है ना। अपन ने एज्यूम किया ना, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि m क्या हो जाएगा W/g, दैट विल बी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये चीज़ आ जानी है हाफ, यानी आ जाएगा 1/20, एक मिनट को 490/98। तो 49 10 जा 49 2 जा, है ना, 2 1 जा 2 5 जा, ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास 5। देयरफॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कितना हो जाएगा 5 kg। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला सवाल नोट डाउन करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं, एग्ज़ाम में आते हुए इसे मैंने कई बार देखा है, इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अ मैन वेज, है ना, वेट्स नहीं, वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। ठीक है भाई, अच्छी जानकारी दी हुई है। 600 न्यूटन मतलब लगभग 60 किलो के आसपास का इंसान होगा। उसका पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स मास। तो बड़ी आसानी से कोई भी बता देगा। अच्छा, उसमें बोला गया है अज्यूम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है तुम्हें इफ़ ही वर टू if he were taken to the moon, his weight would be, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, 100 न्यूटन। तो तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज हिज मास on the surface of moon,
ऑल्सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून? ठीक है, अच्छा। तो अब देखो, सबसे पहली बात, आदमी का वेट मेरे को दिया हुआ है ना? तो सबसे पहले तो अपन ऐसा लिख लेते हैं, लेट m बराबर मास ऑफ मैन, ठीक। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है मेरे को, कितनी, 10। अच्छा, इसके अलावा वेट मेरे को दे रखा है 600 न्यूटन। तो हमें पता है इसका मतलब मास कितना आ जाएगा आदमी का, W/g दैट विल बी इक्वल टू 600/10 60, ठीक। अच्छा, लास्ट लाइन जब आंसर लिखेंगे तब एक ही साथ सारे आंसर्स लिख देंगे। 9, अगर उसको मून पर लेकर गए तो क्या उसका मास चेंज होगा? क्या, क्यों नहीं होगा? मास चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कंस्टिट्यूटिंग द मैन, है ना, वो क्या चेंज हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे भाई। एक लीवर, 2 लीवर था, अगर अगर उसका 2 लीवर, 1 हार्ट था, है ना, 2 लंग्स थे, है ना, उस इंसान के, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि भाई एक लीवर के बजाय अब 0 लीवर हो जाएगा उसका जब मून पर जाएगा तो, या एक हाथ के 2 हाथ के बजाय 1 हाथ हो जाएंगे उसके, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जितने उस आदमी को मिलकर बना रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। तो मास उसका उतना ही रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ मून। सिंस मास इज कांस्टेंट, है ना, देयरफॉर मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी इक्वल टू 60। अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, हम मान लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून है लेट्स से g' हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो नाउ वेट ऑफ मैन, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स g', ठीक। अच्छा, तो वेट अपने को कितना देकर रखा है? W' कितना देकर रखा है? सौ न्यूटन हो जाता है ना उसका वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। 100 इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m हम लोगों ने निकाल के रखा है ऑलरेडी। m कितना है मेरे पास? 60, ठीक। क्यों ऐसा मैं बोल सकता हूँ? W' मेरे को दिया हुआ है 100 न्यूटन, और स्मॉल, है ना, m मैंने कैलकुलेट किया है 60 kg, ठीक है, कैलकुलेटेड अबव। अच्छा, तो इससे मेरे पास g' की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है 100/60, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 5/3, दैट विल बी इक्वल टू 1.67 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक। तो देयरफॉर मास ऑफ मैन कितना है भाई? 60 kg। इसके अलावा और क्या पूछा था? मास ऑफ मैन ऑन मून, ये मैंने बोला अर्थ पर,
मून पर भी उतना ही रहेगा। और क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक, इतना। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। इसमें दोनों बातें चेक हो गई, एक तो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून वो अलग वैल्यू रहेगी, ठीक, डिफरेंट वैल्यू रहेगी, फ्रॉम 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिफरेंट वैल्यू रहेगी, लगभग 1/6 रहती है ना। और दूसरा अपने को ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने यूज़ किया कि मास ऑफ अ बॉडी है ना विल बी सेम ऑन द मून एज वेल एज ऑन द अर्थ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला सवाल नोट डाउन करोगे। सवाल है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे है ना, वेट नहीं वे, on the surface of moon what will be his mass on the earth, the surface of earth, and on the surface of मून। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अच्छा नहीं, तीसरा और कुछ नहीं दे रखा है तुम्हें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है गिवन डेटा। ठीक, तो आदमी का मास कितना है, 70 किलो। ये तो मून पर भी उतना ही रहेगा, अर्थ पर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, है ना। दिस रिमेन्स सेम ऑन मून एज वेल एज ऑन अर्थ। ठीक है ना। अच्छा, तो मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मास ऑन द सरफेस ऑफ मून इज सेम, दैट इज 70 kg। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि उसका वज़न कितना होगा, वेट कितना होगा। ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितनी दे रखी है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना हो जाएगा, mg, दैट विल बी इक्वल टू 70 इंटू 1.63। कितना हो जाएगा, 114.1। ठीक है, इतना। तो नाउ मास ऑफ मैन, मैन है कि ऑब्जेक्ट है, हाँ मैन, ऑन मून एंड ऑन अर्थ इक्वल्स टू 70 kg। वेट ऑफ मैन ऑन मून ये हो जाएगा अपने पास 114.1 न्यूटन। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर रहेगा। आंसर की लास्ट लाइन हमेशा दिया करो, हमेशा, कभी मत छोड़ना। तो इसके साथ तुम्हारा ग्रेविटेशन ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी है, मास और वेट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्चुअल में वो डिफरेंस है, जो मास और वेट के बीच का डिफरेंस है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।